फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को जिनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको आपके प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह भारतीय संविधान का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भली भांति कर लिया था। आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। सो फ्रेंड, आपका प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। अर्थात बात कीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद वह कौन सा है जिसके तहत आपातकालीन की सुविधाएं दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 से 360 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 से 370 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 से 365 तक, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 340 से 350 तक। तो फ्रेंड, बात कीजिए भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, तो वह आपका हो जाएगा आर्टिकल 352 से 360 तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिस पर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 21 से। तो बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51A। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के तहत आपके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड, आप सबको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं वह किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो बात कीजिए भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो फ्रेंड, बात कीजिए भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में हम सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बात कीजिए संविधान का वह भाग कौन सा है जिसके तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए भाग 1 है, ऑप्शन बी भाग 2 है, ऑप्शन सी भाग 3 है, ऑप्शन डी भाग 4 है। तो फ्रेंड, बात की जाए संविधान का वह भाग जिसके द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, वह आपका हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल राइट्स आपका भाग 3 में है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, या फिर ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950 को लागू हुआ था। तो फ्रेंड, बात कीजिए भारत का संविधान यह कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड, लागू होने की बात की जाए तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। और बात कीजिए कब बनकर तैयार हुआ था, तो बनकर तैयार हुआ था आपका 26 जनवरी 1949 में। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अर्थात संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हम राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है देश में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 है। तो फ्रेंड, बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वह आपका है आर्टिकल 356, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया गया है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर किया जाता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का गठन या वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 275 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 265 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 270 के तहत। तो फ्रेंड, बात कीजिए भारत में जो वित्त आयोग का गठन किया गया है वह आर्टिकल या अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अर्थात संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष समानता की बात करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 14 करता है, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 करता है, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 करता है या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 19 करता है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल या जो अनुच्छेद कहा जाता है अनुच्छेद की, तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल 14 जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात संविधान के आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 14 के तहत आपका विधि के समक्ष समानता की बात किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद 14 के तहत ही हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड बात कीजिए समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान के तहत किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका के तहत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के तहत, ऑप्शन सी ब्रिटेन के तहत या फिर ऑप्शन डी कनाडा के तहत। तो फ्रेंड बात की जाए तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची इसका प्रावधान जो किया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अर्थात जो समवर्ती सूची है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है आपके भारतीय संविधान में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 देता है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1A देता है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 देता है या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 देता है। तो फ्रेंड बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गारंटी मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21(1) का ए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बात कीजिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर थे या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वह आपके थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान को कितने भाग हैं। अर्थात बात की जब भारतीय संविधान में भागों की संख्या तो कुल भागों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद स्वयं क्या नाम उत्तर देके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 भाग होगा, 25 भाग होगा, 12 भाग होगा या 15 भाग होगा। तो बात कीजिए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है अनुच्छेद 377 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। बात कीजिए आर्टिकल 370 की, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप डबल टिक जरूर लगा लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिए क्योंकि ये कई बार और कई प्रकार से पूछा गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसके आंसर को। बात कीजिए आर्टिकल 370 की, तो इसके तहत जिस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है वह आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। बात की जाए भारतीय संविधान के भाग 4 की, तो इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए मूल अधिकार के साथ है, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व के साथ है, ऑप्शन सी आपातकालीन उपबंध के साथ है या फिर ऑप्शन डी नागरिकता के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए भाग 4 की, तो भाग 4 का जो संबंध है यह आपका है नीति निर्देशक तत्व के साथ। किसके, नीति निर्देशक तत्व के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो बात कीजिए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसका प्रभाव कितने दिनों तक या कितने महीनों तक रहता है। ऑप्शन ए 3 महीनों तक रहता है, ऑप्शन बी 6 महीनों तक रहता है, ऑप्शन सी 6 सप्ताह तक रहता है या फिर ऑप्शन डी 2 महीने तक रहता है। तो फ्रेंड बात की जाए राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है वह रहता है आपका 6 सप्ताह तक प्रभावित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है।
तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अर्थात बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है वह किस आर्टिकल में दिया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 32 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A में, ऑप्शन सी आर्टिकल 21A में या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 29 में। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान के वह आर्टिकल जिसके तहत हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A के तहत ही हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, ऑप्शन बी 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, ऑप्शन सी 8 मूल अधिकार दिए गए या फिर ऑप्शन डी 10 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारियों की कुल संख्या है वह आपको है 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है, ये तो मूल अधिकार की बात होगी, लेकिन भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, मूल अधिकार की उनकी संख्या कितनी है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात की जाए संविधान में अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 368 की, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए आपातकालीन उपबंध के साथ है, ऑप्शन बी संशोधन प्रक्रिया के साथ है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार के साथ है या फिर ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व के साथ है। अब तो बात कीजिए आर्टिकल 368 की जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में या संविधान में संशोधन की बात करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया संविधान का अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है। तो बात कीजिए आर्टिकल 243 की, तो इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए नगर पालिका से है, ऑप्शन बी ग्राम सभा से है, ऑप्शन सी पंचायत समिति से है या फिर ऑप्शन डी जिला परिषद से है। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान के आर्टिकल 243B से, तो इसका जो संबंध है वह ग्राम सभा से है जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात की जाए 243 की तो इसका संबंध हो जाता पंचायत समिति से, इसका जो संबंध हो जाता आपका पंचायत समिति से हो जाता, लेकिन यहाँ 243B की बात की गई तो इसका संबंध ग्राम सभा में जो पंचायतें होती हैं उनसे रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता संबंधित है, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी राजभाषा से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया गया है इसके तहत समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है जो कि आपका ऑप्शन ए दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 44। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया संविधान के किस भाग में संसद की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो बात कीजिए संविधान में जो संसद की शक्तियां प्राप्त है वह किस आर्टिकल के तहत प्राप्त की गई है। ऑप्शन ए भाग 4 के तहत, ऑप्शन बी भाग 5 में, ऑप्शन सी भाग 6 में या फिर ऑप्शन डी भाग 7 में। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान के जिस भाग में संसद की शक्तियों का उल्लेख किया गया है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाग 5, अर्थात इसी के तहत संसद की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। बात कीजिए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 155 से 160 तक, ऑप्शन बी आर्टिकल 161 से 163 तक, ऑप्शन सी आर्टिकल 164 से 167 तक या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 153 से 162 तक। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है उसका वर्णन आपका किया गया है 153 से 162 तक, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बाकी अनुच्छेद 153 से 165 तक इसमें राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ऑप्शन सी राजभाषा से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी संघीय शक्तियों से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है इसका संबंध राजभाषा से है जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की राजभाषा। तो फ्रेंड बात आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की राजभाषा किसे स्वीकार किया गया है, हिंदी है कि अंग्रेजी है कि कौन सा है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचना से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 72 है, ऑप्शन बी आर्टिकल 74 है, ऑप्शन सी आर्टिकल 76 है या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 78 है। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा राष्ट्रपति को क्षमा याचना से संबंधित अधिकार प्राप्त है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों की, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 35 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 75 तक। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 36 से 51 तक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास है, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के पास है या फिर ऑप्शन डी संसद के पास है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो प्राप्त है वह सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय के पास प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 60 वर्ष होती है, ऑप्शन बी 62 वर्ष होती है, ऑप्शन सी 65 वर्ष होती है या फिर ऑप्शन डी 70 वर्ष होती है। तो फ्रेंड बात कीजिए सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है वह होती है 65 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 ईयर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन बी वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है, ऑप्शन सी संसद की विशेष सत्र से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 143, तो इसका संबंध है राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति से, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप सब कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति किसके पास प्राप्त है, भारत के प्रधानमंत्री के पास प्राप्त है कि किसके पास प्राप्त है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विधायिका को मार्गदर्शन करना, ऑप्शन बी कानून की व्याख्या करना, ऑप्शन सी प्रशासन का संचालन करना या फिर ऑप्शन डी नीतिगत निर्णय लेना। तो फ्रेंड बात कीजिए न्यायपालिका का जो मुख्य उद्देश्य है वह आपका है कानून की व्याख्या करना। क्या कानून की व्याख्या करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री करता है या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट करता है। तो फ्रेंड बात की जाए उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति का कार्य जो है वह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है। बात कीजिए भारतीय संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख के बारे में, तो इसका ऑप्शन एक हो जाएगा भाग 1 में है, ऑप्शन बी भाग 2 में है, ऑप्शन सी भाग 3 में है या फिर ऑप्शन डी भाग 4 में है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के भाग 1 में किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 1। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राज्य सूची में कितने विषय होते हैं। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं। ऑप्शन ए 61 विषय हैं, ऑप्शन बी 66 विषय हैं, ऑप्शन बी 71 विषय हैं या फिर ऑप्शन डी 80 विषय हैं। तो फ्रेंड बात की जाए राज्य सूची में, तो इसमें कुल विषयों की जो संख्या है वह 61 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 61। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है केंद्र सूची में कितने विषय होते हैं। ऑप्शन ए 97 विषय हैं, ऑप्शन बी 100 विषय हैं, ऑप्शन सी 102 विषय हैं या फिर ऑप्शन डी 99 विषय हैं। तो बात कीजिए केंद्र सूची में, तो केंद्र सूची में कुल विषयों की जो संख्या है वह आपका 100। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में आपके कितने थे, 61 थे, केंद्र सूची में आपके 100 थे। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है समवर्ती सूची। अब बात की जा रही है समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में विषय कितने होते हैं? ऑप्शन ए 37 सब्जेक्ट हैं, ऑप्शन बी 47 विषय हैं, ऑप्शन सी 52 विषय हैं, या फिर ऑप्शन डी 55 विषय हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में विषयों की कुल संख्या आपकी हो जाएगी 47। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 47। ये समवर्ती सूची में हो गई। और बात की जाए किसकी, बात की जाए राज्य सूची में, तो राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 61 है। और बात की जाए संघ सूची में अर्थात केंद्र सूची में, तो इसमें कुल विषयों की संख्या 100 हो जाएगी। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बात कीजिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन बी राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री करते हैं, या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11 के तहत, ऑप्शन अनुच्छेद 12 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 के तहत। तो फ्रेंड बात कीजिए अनुच्छेद जिसके तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, वह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 11 के तहत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितने तरीकों से भारत का नागरिक बन सकता है? ऑप्शन ए 2 तरीकों से, ऑप्शन बी 3 तरीकों से, ऑप्शन सी 4 तरीकों से, या फिर ऑप्शन डी 5 तरीकों से। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति 5 तरीकों से भारत का नागरिक बन सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 5 तरीकों से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? अर्थात बात कीजिए संविधान का वह भाग जिसके जिसके तहत नागरिकता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, या फिर ऑप्शन डी भाग 4 में। तो फ्रेंड बात कीजिए नागरिकता का वर्णन, तो नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 32 के अधिकार की रक्षा करता है। बात कीजिए आर्टिकल 32 की, 32 का के तहत संविधान का कौन सा अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 32, इसके तहत जो संविधान रक्षा करता है वह है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भेदभाव के निषेध से, ऑप्शन बी जीवन के अधिकार से, ऑप्शन सी समानता के अधिकार से, या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्रता के अधिकार से। बात कीजिए आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 का संबंध आपका है भेदभाव का निषेध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भेदभाव का निषेध। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? बात की जाए इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, या फिर ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो फ्रेंड बात कीजिए आपातकाल, तो भारत में जो आपातकाल है उसका प्रकारों की संख्या 3 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और वह कौन कौन से, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि आपातकाल कौन से हैं और किस अनुच्छेद के तहत उसका प्रावधान किया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? बात कीजिए अगर राष्ट्रपति शासन की, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है तो वह कितने समय तक लागू होगा? ऑप्शन ए 6 माह के लिए, ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए, या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड बात कीजिए राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है वह कुल होती है आपकी 6 माह की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने समय तक प्रभावी रहती है। बात कीजिए वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने समय तक प्रभावित रहती है। ऑप्शन ए 3 माह तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, या फिर ऑप्शन सी अनिश्चित काल तक, या फिर ऑप्शन डी 2 वर्ष तक। तो फ्रेंड बात कीजिए वित्तीय आपातकाल होती है तो इसकी घोषणा अधिकतर अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहती है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित काल तक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। बात कीजिए अनुच्छेद 360 की, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के साथ है, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल के साथ है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन के साथ है, या फिर ऑप्शन डी संविधान संशोधन के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 360 की, तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध है आपके वित्तीय आपातकाल के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था। बात कीजिए आर्टिकल 370 की, तो उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा है कि आर्टिकल 370 का संबंध किसके साथ था। तो ये इसी हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है आपका, क्योंकि इसका रिपीटेशन कई बार देखने को मिल गया है हम लोगों को। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात कीजिए आर्टिकल 370 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। बात कीजिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या, तो कुल भाषाएं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18 भाषाएं हैं, ऑप्शन बी 20 भाषाएं हैं, ऑप्शन सी 22 भाषाएं हैं, या फिर ऑप्शन डी 24 भाषाएं। तो फ्रेंड बाकी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इनमें कुल भाषाओं की जो संख्या है वह कुल है 22 भाषाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि संविधान के निर्माण के समय, अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1974 में हुआ था, ऑप्शन बी 1975 में हुआ था, ऑप्शन सी 1976 में हुआ था, या फिर ऑप्शन 1977 में हुआ था। तो फ्रेंड बात की जाए 42वां संविधान संशोधन, तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई ही है कि जो ये 4 है और 2 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6। तो जो डिजिट में 6 आ जाए वही इसका सन हो जाएगा। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान का जो 42वां संशोधन था यह आपका 1976 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है, संविधान का 44वां संशोधन किससे संबंधित है। बात कीजिए 44वें संशोधन से, तो इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार के साथ है, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार के साथ है, ऑप्शन पंचायती राज के साथ है, या फिर ऑप्शन डी दल बदल कानून के साथ है। तो फ्रेंड बाकी जो 44वां संशोधन था इसका जो संबंध है, इसका संबंध है संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 4 और 4 8 हो गया, तो ये हुआ था 1978 में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। बात कीजिए कुल अनुच्छेदों की संख्या, अर्थात संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए 395 का, ऑप्शन बी 448 का, ऑप्शन 470 का, या फिर ऑप्शन डी 500 का। तो फ्रेंड बात कीजिए वर्तमान समय में जो भारत में संविधान के कुल अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 448 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 448। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं और इस सीरीज के आखिरी प्रश्न को भी कर लेते हैं। बात कीजिए आखिरी प्रश्न की, तो भारत का संविधान किस प्रकार का है। बात कीजिए संविधान का प्रकार, अर्थात भारत का संविधान कैसा है। ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन सी कठोर और लचीला दोनों हो, या फिर ऑप्शन डी ना तो कठोर और ना ही लचीला है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारत के संविधान की, तो इसका जो प्रकार है, इसकी जो आयाम है वह है आपका कठोर और लचीला दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड आज का यह प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।